Hello friends and future officers, welcome to our channel that is Unite Education. So as I promised earlier in last video, here I am to provide you an explained discussion on how to approach a particular subject, and especially in this video we are going to talk about polity. So now let's begin the discussion. So here is on my left side there is a Constitution of India, and on my left side there is Indian Polity by Lakshmikant. So now comes to the syllabus. तो जो CAPF 2020 का जो सिलेबस है इंडियन पॉलिटी का, वो ये है, द क्वेश्चन शैल एम टू टेस्ट कैंडिडेट्स नॉलेज ऑफ द वेरियस कंपोनेंट्स. तो यहाँ पे पहली चीज़ क्या है, कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम, कि भाई पार्लियामेंट्री है कि प्रेसिडेंशियल है. जो हमारे तीन ऑर्गन्स हैं जैसे कि लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी. और अभी किसी को अगर नहीं समझ पे आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट एक ओवरव्यू या ब्रीफ दे रहा हूँ कि पॉलिटिकल सिस्टम में हम क्या कर रहे हैं. फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, जैसे कि मैंने आपको पिछली स्लाइड पे दिखाया, लेफ्ट हैंड साइड पे ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है. इसमें कुछ प्रोविजंस हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए अगर हमें एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को सही करना है. तो दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की हमने बात करी ली. तीसरा है सोशल सिस्टम एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब कि हमारे ग्राम पंचायत लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे, नेशनल लेवल पे किस तरीके से चीज़ें गवर्न होती हैं और किसके लिए गवर्न कर रहे हैं हम, पब्लिक के लिए. तो हम वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में बात करेंगे, जिसमें हम ग्राम पंचायत की बात करेंगे, CM की बात करेंगे, PM की बात करेंगे, DM की भी बात करेंगे, सारी चीज़ों की बात करेंगे. और सोशल सिस्टम में जैसे कि बात कर सकते हैं इंस्टीट्यूशंस की, कि अगर एजुकेशन है तो उससे रिलेटेड क्या है, मैरिज से रिलेटेड चीज़ें क्या हैं, इंडिविजुअल से रिलेटेड क्या हैं, इन सारी चीज़ों की बात करेंगे. तो ये तीन चीज़ें हैं जो हमारे सिलेबस के अंदर आती हैं. अब हम बात करते हैं कि हम इंडियन पॉलिटी में आगे बढ़ेंगे कैसे. तो अब जो हम सेकंड पॉइंट यहाँ पे है कि हाउ टू अप्रोच पॉलिटी इन अ डिटेल्ड वे. तो मैंने जैसा पहली स्लाइड में बोला था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब चलो सर आप बोल तो रहे हो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मतलब क्या है? मतलब मेन पॉइंट ये है कि अगर आप किसी को एग्ज़ाम क्रैक करना है ना, तो टू द पॉइंट बात होनी चाहिए. अगर यहाँ पे आप ज्ञान ज़्यादा लेने जाओगे ना कि मैं ये भी कर लूँ, वो भी कर लूँ, ये भी कर लूँ, उससे एग्ज़ाम नहीं निकलते, उससे नॉलेज बढ़ती है. और वो नॉलेज फिर, हाँ ये है कि वो ख़राब नहीं होती नॉलेज, लेकिन वो अभी एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए रिक्वायर्ड नहीं है. तो पहली चीज़ ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हमें ये पता लगेगा कि फर्स्ट वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, कि हाँ ओके इस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं. मान लीजिए कि अल्फ़ाबेट में जैसे A to Z होता है, ABCD, वैसे मान लीजिए कि A टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं, D से ज़्यादा आ रहे हैं, P से ज़्यादा आ रहे हैं, M से ज़्यादा आ रहे हैं. तो इस तरीके से फिर ये पता चलेगा कि ओके A से आ तो रहे हैं, लेकिन A से किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, कि यार डायरेक्ट आ रहे हैं जो कि अपन को बार बार रिवाइज़ करने पे ही होगा, और P से कुछ बेसिक कंसेप्चुअल आ रहे हैं कि हाँ अगर उसका कम रिवाइज़ भी करें तो अगर एक बार कंसेप्ट दिमाग में फीड हो गए तो अपना काम हो जाएगा. फिर डेप्थ ऑफ क्वेश्चन, एक तो पूछ लिया व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम में आप अपना नाम बताओगे, दैट इज़ सिंपल क्वेश्चन, ठीक है. लेकिन मैंने पूछ लिया व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योर नेम, कि रिस्पॉन्सिबल, फिर उसके बाद में ऑनेस्ट, सिंसियर. तो इस तरीके से ये डेप्थ बढ़ती जा रही है. फिर इसमें भी पूछ लेंगे कि ऑनेस्ट तो कैसे. तो इस तरीके से डेप्थ. और सबसे इम्पॉर्टेंट है, इट हेल्प्स इन स्मार्ट स्टडी. अब आपको पता है कि मेरे पास 100 टॉपिक हैं, लेकिन 100 टॉपिक से सवाल नहीं आते. सवाल वही 30, 40 या 50 टॉपिक से आते हैं. बाकी जो 50 टॉपिक होते हैं, अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप कर सकते हो. अब जो नेक्स्ट ईयर अपीयर हो रहे हैं उनके लिए तो बहुत टाइम है. तो एक कॉन्फिडेंट फील करने के लिए और एक कंफर्टेबल पोजीशन में आने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन फिर वो भी एडवाइसेबल नहीं होगा. वो 50 टॉपिक्स अच्छे से करो और उनको 10 से 12 बार रिवाइज़ करो, ठीक है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो यहाँ से अपन को टॉपिक्स, डेप्थ और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका अपन को एक आइडिया लग जाएगा. तो दैट इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी. अब तीसरा पॉइंट है कि हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिराइव करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से. मतलब जहाँ पे मैंने बोला कि स्मार्ट स्टडी क्या है, टू आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. अब वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम यहाँ कहाँ से करेंगे,
हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, जो भी हैं हम उनको करेंगे और उनसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिराइव करेंगे और फिर ये भी बताएंगे कि किस टॉपिक को ऊपर ऊपर से पढ़ना है और किस टॉपिक को डेप्थ से पढ़ना है, और कुछ टॉपिक्स मुझे जो लगेंगे कि जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। अब अगली बात आती है, ओके आपने बता दिया कि पॉलिटी पढ़नी है, पॉलिटी को किस तरीके से अपन टॉपिक्स पता लगाएंगे वो पढ़ने हैं, चलो ठीक है, पहले पढ़ना क्या है। अब सीधा लक्ष्मीकांत मैं एडवाइस नहीं करूँगा किसी को भी, सबसे पहले एक एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, दैट इज़ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसमें क्या एक बेसिक आउटलाइन दे रखी है, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारे बेसिक राइट्स हैं, उनके बारे में इसमें बात कर रखी है। आपको इसको पढ़ना ज़रूरी है और इसको डिपेंडिंग अपॉन योर लेवल आपको देखना पड़ेगा कि 2 बार पढ़ना है कि 3 बार पढ़ना है कि 4 बार पढ़ना है, वो देखना पड़ेगा। लेकिन आज से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी या तीसरी, मोस्ट प्रोबेबली तीसरी जब इसकी रीडिंग करोगे आप, तो आपको इसकी अंडरलाइन करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट स्टफ, और ये आपको काफ़ी हेल्प करेगी आपके बेसिक्स क्लियर करने में जब अपन टॉपिक्स पढ़ेंगे। मेनली वो टॉपिक्स लक्ष्मीकांत से होंगे। अब बात है रेफरेंस बुक, क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क से तो काम चलने वाला नहीं है एग्जाम में। हो सकता है 2 से 3 सवाल आपके हो जाएं इससे, लेकिन 2 से 3 सवाल में अपना सिलेक्शन होने वाला नहीं है। अब मान लीजिए 18 से 20 सवाल आते हैं, तो 3 से 4 सवाल किसी को भी नहीं आएंगे और उनमें अपन को हाथ भी नहीं डालना है। अपन को उन क्वेश्चंस में हाथ डालना है, वो 12 से 13 सवाल जिनमें अपनी गलती भी कुछ ना हो और अपने क्वेश्चन भी हो जाए। और एक बात बता दूं, पॉलिटी जो सब्जेक्ट है वो बहुत स्कोरिंग है। इसको जो छोड़ के गया उसका सिलेक्शन नहीं हो सकता, मैं गारंटी कह रहा हूँ। और सिलेक्शन होगा भी तो फाइनल सिलेक्शन नहीं हो सकता। हो सकता है कि वो फर्स्ट स्टेज क्लियर कर दे सीएपीएफ की, बट ही वोंट बी एबल टू मेक इनटू द फाइनल लिस्ट। तो अब लक्ष्मीकांत में क्या है, पूरी नहीं पढ़नी है। फिर बोल रहा हूँ पूरी नहीं पढ़नी है, सीएपीएफ के लिए बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है, ना ही सीडीएस के लिए पढ़नी है। खाली 50 to 60% पढ़नी है। वो भी आप टेंशन मत लो, क्योंकि जब अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जो टॉपिक्स निकालेंगे उनको मैं इसी से ही पढ़ाऊँगा, तो आपको करने की ज़रूरत नहीं है। और मुझे कहीं लगा कि हाँ आपको ये टॉपिक एक बार जाके ये पोर्शन वहाँ से पढ़ लेना चाहिए, या फिर ये पोर्शन आपको बीच बीच में पढ़ते रहना चाहिए, वो मैं आपको बता दूंगा। तो आप ये काम ज़रूर कीजिएगा, जब भी हमारा पहला लेक्चर आएगा एक कॉपी पेन लेके ज़रूर बैठिएगा, ठीक है। और जिनको लगता है कि यार हमें नोट्स नहीं बनाने, वो एक काम कर सकते हैं, वो इन वीडियोज़ में से जो स्लाइड्स हैं उनका स्क्रीनशॉट आप लैपी में या फ़ोन में सेव करके रख सकते हैं, तो वो नोट्स की तरह काम करेंगे। और जो चीज़ मुझे बोलनी होगी आपको लक्ष्मीकांत में पढ़नी है, वो आप लक्ष्मीकांत में मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटेजी की। आपने 2 से 3 बार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क पढ़ लिया, फिर आपने लक्ष्मीकांत भी पढ़ ली, मैंने जो पढ़ा है वो भी पढ़ लिया। 1-2 बार से कुछ नहीं होगा सर एंड मैम, कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आपकी रिवीजन स्ट्रेटेजी सही नहीं है तो यू वोंट बी एबल टू रिटेन दैट इन्फॉर्मेशन वाइल यू आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन इन द एग्जाम हॉल। और सबसे बड़ी बात है, चलो मान लिया आपने 4 ऑप्शन दे रखा है, आपने 2 ऑप्शन एलिमिनेट भी कर दिए, फिर आप 2 ऑप्शन में कंफ्यूज हो जाओगे, और वो मैं चाहता नहीं हूँ, क्योंकि अगर वहाँ कन्फ्यूजन हो गया तो वो गलत होने के चांसेस 50-50 के हैं। तो आपको क्या होता है, पॉलिटी में आता है और नहीं आता है के रेशियो में बहुत डिफरेंस हो जाता है। अटकने के काम बहुत कम क्वेश्चंस में आएंगे, उसको भी कैसे डील करना है वो अपन बाद में बात करेंगे। तो रिवीजन स्ट्रैटेजी क्या रहेगी, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये लेक्चर पढ़ाया, अब इसमें मैंने पॉइंट्स में आपको बता दिया। अब आपको ये पता होना चाहिए, मतलब इसको आपको आज अभी आपने देख लिया तो कल आप एक बार इसको वीडियो को देख लो, या फिर जो स्लाइड्स हैं उनके स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लो, उनको एक बार आंखों से निकाल लो कि हाँ ये है ये है ये है ये है। वंस यू हैव डन दैट, एक बार आपने कर लिया, फिर जब भी वीकेंड आए सैटरडे संडे, आप बैठो, जो भी आपने हफ्ते भर में पढ़ा है उसको दोबारा से रिवाइज करो, ठीक है। पहले अगले दिन करना है, उसके बाद में वीकली करना है, और उसके बाद में एट द एंड ऑफ द मंथ करना है, ठीक है। तो कितने बार रिवीजन हो गया, एक तो जस्ट आपने पढ़ा उसके अगले दिन, फिर वीकली और फिर मंथली, आपके 3 रिवीजन हो गए हैं। और जो हमारी मेमोरी साइकिल होती है उसके अकॉर्डिंग साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर आप इस तरीके से करते हो तो आप उस चीज़ को रिटेन कर पाओगे 2.5 से 3 मंथ तक। मतलब 3 महीने बाद में अगर आप पढ़ोगे तो वो आपके दिमाग में रहेगी, आपसे इवेपोरेट नहीं होगी, और आप क्या कर पाओगे, आप उसको ईजिली याद कर पाओगे। अब अपने पास एग्ज़ाम के 4 महीने और अभी आप रिवाइज कर रहे हो, तो आपके पास 3 महीने बाद आप रिवाइज करो, तो आखिरी 1 महीने में इसको कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 बार रिवाइज करना है। तो 3 बार तो आपने पहले कर लिया और 3 से 4 बार उस टाइम पे। बिलीव मी, अगर आपने 7 से 8 बार रिवाइज कर लिया है, मेरे को नहीं लगता कि फिर कोई क्वेश्चन आप गलत करके आओगे।
ठीक है। और 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नहीं कर पाओगे, उसके लिए शायद आप अगर सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो कर लो, वो भी पूरे के पूरे नहीं कर पाते हैं। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना। यहाँ पे अपन को 100% स्कोर नहीं करना है। यहाँ पे 250 मार्क्स का पहला पेपर होता है, उसमें अभी जो कट ऑफ जा रही है, लास्ट ईयर 95 कट ऑफ थी पहले पेपर उनकी, और इस बार भी अराउंड 100-102 ही रहेगी। तो अगर आप 50% भी स्कोर करते हो, मतलब इफ़ यू स्कोर 125 इन पेपर 1, यू आर ऑन द सेफर साइड। ठीक है। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सोर्सेज क्या रहेंगे। आपने किताबें भी पढ़ ली, आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी एक बार के लिए देख ली, हमें सॉल्व नहीं करना है, हमें सिर्फ देखना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, पास्ट ईयर पेपर्स लेना है CAPF की। ये हमारी प्रायोरिटी नंबर 1 है। हमेशा लाइफ में प्रायोरिटी रखिए। अगर आप प्रायोरिटी नहीं रखेंगे तो आप फिर किसी की प्रायोरिटी नहीं होंगे, साफ साफ सी बात है। तो पहले हमें CAPF के करना है। पढ़ने के बाद में हम CAPF के कितने सवाल कर पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वहाँ से आपको पता लगेगा कि आपका लेवल क्या है। ठीक है। अगर आप मान लो CAPF के क्वेश्चन आए हैं, पिछले साल आपके 10 क्वेश्चन आए, आप 5 से 6 कर पाते हैं, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं, बहुत बढ़िया कर पा रहे हैं। 2 से 3 किसी से नहीं होते, और 7 कर पा रहे हैं तो मतलब आपने बहुत सही तरीके से पढ़ाई की है। फिर अपन CDS के क्वेश्चंस पे जाएंगे एंड देन सिविल सर्विसेज के क्वेश्चन पे जाएंगे। वो जो फ्यू क्वेश्चंस होंगे मैं आपको रिकमेंड कर दूंगा जो करने चाहिए और जिनके चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने के। क्योंकि मैंने देखा है कि सिविल सर्विसेज के कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन डायरेक्टली उठ के आते हैं और कुछ इनडायरेक्टली उठ के आते हैं, तो वो आपकी बहुत हेल्प करेंगे। तो इस चीज़ को भी बहुत दिमाग में ध्यान रखना है। अब है एनालिसिस ऑफ प्रैक्टिस। मतलब आपने क्या किया, प्रैक्टिस किया पढ़ने के बाद में। अब आप बोल रहे हो कि यार अब कैसे करूं मैं, मतलब चलो मैंने प्रैक्टिस कर ली, मेरे 5 ही सही हुए, मेरे 4 ही सही हुए, जो भी हुए, अब मैं कैसे करूं। तो पहले ये देखो कि वो 10 से 15 जो क्वेश्चन है वो किस टॉपिक से आए हैं, किस टॉपिक के आपके सही हुए। इट मीन्स इट इज़ योर स्ट्रॉन्ग एरिया। इसका मतलब ये नहीं है कि उसको भूल जाना है, लेकिन उसको कम रिवाइज करना है। अब ये आइडेंटिफाई करना है कि मेरा वीक एरिया कौन सा है। एक बार आपने आइडेंटिफाई कर लिया मेरा वीक एरिया कौन सा है, तो उसको आपको रेगुलरली दिमाग में रखना है, और उसको स्ट्रॉन्ग एरिया जब तक ना बन जाए, जब तक आप उसको छोड़ना नहीं है। फिर उसके बाद में वीक एरियाज विद इन अ टॉपिक। मान लो A टॉपिक है, वो आपको बहुत अच्छे से आता है, आपके आंसर भी सही हो रहे हैं, ठीक है। अब B टॉपिक जो है उसके 5 सब कंपोनेंट है, 5 में से 3 से जो अगर सवाल आ रहा है तो आ रहा है, अच्छा हो रहा है, मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन 2 जो टॉपिक हैं वो मैं नहीं कर पा रहा। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि उस टॉपिक के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे परेशान कर रही है। ठीक है। फिर ऑल्सो मिस्टेक्स वाइल अटेम्प्टिंग द पेपर, कि यार मैंने नॉट करेक्ट था, मैंने करेक्ट पढ़ लिया, मैंने सर्कल भरना था B, मैंने भर दिया C, फिर मैंने समझा कुछ और हो गया कुछ। तो ये सारी चीज़ें रखनी है दिमाग में, प्लीज़ इन चीज़ों को रखिए। सिली मिस्टेक जो गलतियां करते हैं, वैसे तो हर एक इंसान से 2 से 3 क्वेश्चन गलत होते हैं जब एग्ज़ाम में होता है, लेकिन ऐसा ना हो कि 7 से 8 क्वेश्चन गलत हो जाए, वो फिर आपके सिलेक्शन के लिए भारी पड़ सकते हैं। अब रिलायबिलिटी, कि सर ठीक है आपने बता दिया कि ये बुक पढ़नी है, मैं ऐसा टॉपिक बता दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, एनालिसिस कैसे करना है, आपने सब कुछ बता दिया। अब रिलायबिलिटी, आपने अगर चैनल पे ये वीडियोस अपलोड कर रहे हो तो हम कितना रिलाई करें आप पे, क्योंकि आजकल के यूट्यूब चैनल पे ऐसा है कि कंटिन्यूटी नहीं है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी 4 महीने एग्ज़ाम के मैं पॉलिटी कवर करा दूंगा, ये मेरी श्योरिटी है। मैं पॉलिटी पक्का कवर करा दूंगा। करंट अफेयर हमारे एक टीचर और ले रहे हैं, वो भी कंटिन्यूसली चलता रहेगा। और अब भाई हमारा प्लान भी है कि हम साइंस को भी इंक्लूड करें। अब मैं हम पे रिलायबिलिटी आप कर सकते हो 70 to 80%, और 100% की गारंटी जो दे रहा है वो झूठ है, लिटरली बोल रहा हूँ झूठ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 100% कुछ भी नहीं होता है, और टॉपर्स बनते हैं 50% पे। मैं आपको 70 to 80% की रिलायबिलिटी बता रहा हूँ, ठीक है, विच वी आर रनिंग, और द कोर्सेज विच वी आर गोइंग टू रन इन द न्यू फ्यूचर। ठीक है। तो इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है, ये सारे एरियाज आपको दिमाग में रखने हैं। अब बात करते हैं कि सर मोटिवेशन की बात कर लेते हैं थोड़ी बहुत, क्योंकि यार एग्ज़ाम निकालने के लिए है ना, आपका वाई होना बहुत ज़रूरी है। कि मेरे को CAPF निकालना है तो क्यों निकालना है, मतलब मेरे को पावर चाहिए, मेरे को प्रेस्टीज चाहिए, मेरे को रेस्पेक्ट चाहिए, या रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है। तो वो रेस्पेक्ट कहाँ से आएगी, मतलब मेरा मोटिवेशन का वाई क्या है, मतलब पावर, प्रेस्टीज, रेस्पेक्ट, घर वालों को करनी है, मेरे को वर्दी बहुत पसंद है, मेरे को देश को बहुत सर्व करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को वो करना है। जो भी आपका रीज़न है वही आपको मोटिवेट करेगा। ना तो मोटिवेशनल वीडियोस मोटिवेट करेंगे, ना कोई और चीज़ मोटिवेट करेगी, आपका वाई मोटिवेट करेगा। तो वाई बहुत इंपॉर्टेंट है कि वाई एम आई गोइंग टू अपीयर इन दिस एग्ज़ाम।
और दूसरी बात, नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। 4 महीने में मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इफ़ यू फॉलो आवर स्ट्रैटेजी यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्ज़ाम, दैट इज़ माई 100% गारंटी। ये मैं कह रहा हूँ, बट लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको रिवाइज प्रॉपर्ली करना पड़ेगा, आपको लेक्चर्स ढंग से सुनने पड़ेंगे, आपको जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट सही से करना पड़ेगा। कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है और स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये मत सोचना कि पहले पेपर में इतने सारे सब्जेक्ट्स आते हैं तो सारे एक साथ कवर कर लूँ, कभी भी नहीं होगा। मैंने लोगों को देखा है, वो काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, उनके पास काफ़ी टैलेंट होता है, बट वो सारी चीज़ें एक साथ करने के चक्कर में कुछ भी मैनेज नहीं कर पाते एंड दे मिजरेबली फेल। ठीक है, और अगर आपका वाई क्लियर है तो आपकी विलिंगनेस तो है ही, मतलब आप बनना तो चाहते ही हो। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से लेक्चर है। आपको कुछ भी डाउट आता है आप कमेंट सेक्शन में बोलिए। ठीक है, आपको कुछ भी लगता है कि मेरे को ये चीज़ क्लियर नहीं है, आप कमेंट सेक्शन में बोलिए, मैं उसको अगले वीडियो में ज़रूर रेक्टिफाई करूँगा। सो हेयर ऑन बिहाफ ऑफ यूनाइट एजुकेशन आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू वेरी मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी एंड कीप स्टडिंग एंड कीप ग्रोइंग। और डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। लाइक का मतलब क्या होता है? इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, अगर आपको लगता है कि हाँ यार इस वीडियो में कुछ अलग बात है तो आप लाइक कीजिए। शेयर कि हाँ मुझे लगता है कि मेरे 2-3 दोस्त हैं या फ्रेंड्स हैं, उनको रिकमेंड करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको लाइक लगेगा तो आपको रिकमेंड करना चाहिए। ठीक है, और सब्सक्राइब आप तभी करोगे व्हेन वी आर मेकिंग डिफरेंस इन आवर लाइफ्स। अगर मैं प्रिपरेशन से रिलेटेड आपकी लाइफ में डिफरेंस क्रिएट कर पा रहा हूँ तभी आप सब्सक्राइब करोगे, नहीं तो आप नॉर्मली रखोगे कि हाँ इसके वीडियो आते हैं, आ जाएंगे देख लेंगे। जब आपको लगेगा कि हाँ यार रियल में इसका बहुत फ़ायदा हो रहा है, कहीं मेरी नोटिफिकेशन ना छूट जाए, कहीं मेरे से ये ना हो जाए, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करोगे। तो यही चीज़ है। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू मी। बाय बाय, टेक केयर।